गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण किस प्रकार पूरा हुआ, मेजनी का क्या योगदान था, कॉन्ट काबुर का क्या योगदान था और गैरीबाल्डी का क्या योगदान था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का हाल इटली से भी ज्यादा खराब था, क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि जर्मनी छोटे छोटे लगभग 300 टुकड़ों में विभाजित था। इटली तो मात्र 11 ही टुकड़ों में विभाजित था, लेकिन जर्मनी लगभग छोटे छोटे 300 टुकड़ों में विभाजित था। अब 300 टुकड़ा को एक करना तो मुश्किल काम है, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप को जीत रहा था, उसी क्रम में जब यह जर्मनी को जीतता है तो इसको यह 39 राज्य जर्मनी में स्थापित करता है और एक राज्य जर्मन राइन राज्य संघ को बनाता है। जर्मन राइन राज्य बहुत सारे राज्यों को मिलाकर जर्मन राइन राज्य का स्थापना करता है। 300 क्षेत्रों से नेपोलियन बोनापार्ट 39 राज्य बनाता है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जर्मन राइन राज्य का निर्माण करता है। इसका नाम जर्मन राइन राज्य इसलिए पड़ता है क्योंकि यह राइन नदी के किनारे का क्षेत्र है। जितना भी क्षेत्र राइन नदी के किनारे था, सभी को मिलाकर के नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण करता है। इसीलिए कहा जाता है जर्मनी में राष्ट्र भावना देने वाला नेपोलियन बोनापार्ट है। बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, क्योंकि जब वह पूरे यूरोप को विजिट कर रहा था, उसी क्रम में राइन नदी के किनारे के सभी क्षेत्रों को जीतकर उसने एक क्षेत्र बनाया, जिस क्षेत्र का नाम था जर्मन राइन राज्य। राइन इस जर्मनी की एक नदी है और यह नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। व्यस्त का मतलब होता है बिजी, यानी राइन नदी दुनिया की, यूरोप के ही नहीं, जर्मनी की नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बिजी नदी है, क्योंकि इस नदी के द्वारा कोयला ढोने का काम होता है। कोयला ढोने का काम होने के कारण इस नदी का उपनाम काली नदी भी कहते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। सभी राइन नदी के क्षेत्र को मिलाकर एक राज्य बनाया था जिसका नाम जर्मन राइन राज्य रखा था। और यह दुनिया की सबसे व्यस्त नदियों में से एक है। कौन नदी? राइन नदी। और कहा जाता है इसका उपनाम है काली नदी। आइए जर्मन के कुछ प्रमुख राज्यों का नाम पहले ध्यान में लाते हैं इसको मैप से। आइए ध्यान दीजिए मैप में, ये लगभग जर्मनी का मैप है। यह जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का नाम है प्रशा। यह जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य का नाम है प्रशा। इसका जो सबसे ऊपर में राज्य है, इस राज्य का नाम है शेल्सविंग। इधर का जो इसका क्षेत्र है, इसका नाम है राइनलैंड। वही है जर्मन राइन लैंड। इसका नाम है वेस्टफेलिया। सबसे नीचे है जिसका नाम है बावेरिया। इसका नाम है सेल्सविन। इसका नाम है होल्स्टीन और इसका नाम है फ्रैंकफर्ट।
फ्रैंकफर्ट। देखिए, जर्मन का सबसे बड़ा राज्य का नाम है प्रशा। इसका सबसे ऊपर का क्षेत्र है, इसका नाम है शेल्सविंग। उससे नीचे जो क्षेत्र है इसका नाम है होल्स्टीन। उसके बाद फ्रैंकफर्ट है, उसके बाद वेस्टफेलिया, फ्रैंकफर्ट, वेस्टफेलिया, बावेरिया। साइड का जो क्षेत्र है इसका नाम है राइनलैंड। यहां पर आप लोगों को पता है कौन सा देश है? इस देश का नाम है फ्रांस। इसके नीचे जो देश है इस देश का नाम है ऑस्ट्रिया, और ऊपर में एक देश है जिस देश का नाम है डेनमार्क। इस देश का नाम क्या है? डेनमार्क। जो राइनलैंड क्षेत्र है इस पर फ्रांस ने अधिकार किया है, क्योंकि हम बताए थे नेपोलियन बोनापार्ट जब सभी रैन नदी के किनारे का जो क्षेत्र था वो सभी को जीत करके एक क्षेत्र का निर्माण करता है जिसका नाम है राइनलैंड। ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश को भी काफी सारा राज्य दे दिया गया था और शेल्सविंग और होल्स्टीन पर डेनमार्क का अधिकार था। और जर्मन का सबसे बड़ा राज्य प्रशा था और इसके राजा थे फ्रेडरिक विलियम। अब कहानी स्टार्ट हो रहा है, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। फ्रेडरिक विलियम, सबसे बड़ा दिक्कत था कि सभी को एक करना था, और एक करने में क्या कभी कोई राजा चाहेगा कि हम अपना राज्य छोड़ दें? तो कोई राजा नहीं चाहता था। ना बावेरिया का राजा था कि हम एक हो जाएं, ना वेस्टफेलिया, ना फ्रैंकफर्ट, होल्स्टीन, शेल्सविंग, राइनलैंड, इसी प्रकार 39 राज्य था। तो जब यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में टैक्स देना पड़ता था, यानी राइनलैंड से बावेरिया जाएगा तो अलग टैक्स लगेगा, वहां की मुद्रा अलग है। बावेरिया से वेस्टफेलिया जाने में भी यही समस्या आ रही थी, वेस्टफेलिया से प्रशा जाने में भी यही समस्या आ रही थी। तो जर्मनी के सभी व्यापारियों ने मिलकर एक संस्था बनाई जो था जॉलवेरिन। जर्मनी के व्यापारियों द्वारा जॉलवेरिन नामक एक संस्था बनाई गई। इस संस्था के द्वारा पूरे जर्मनी को में मुद्रा को एक करने का कोशिश किया गया और एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में टैक्स नहीं देना पड़े, ऐसी एक संस्था व्यापारियों द्वारा बनाया गया। आपसे पूछेगा जॉलवेरिन एक संस्था थी, किसकी कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों के द्वारा बनाई गई संस्था थी। जॉलवेरिन संस्था 1834 ईस्वी में बनाया गया। यानी कह सकते हैं पहले इसका राजनीतिक एकीकरण नहीं हुआ, पहले इसका आर्थिक एकीकरण हुआ। यानी इसको अर्थव्यवस्था में दिक्कत हो रहा था, एक जगह से दूसरे जगह अपने सामान को ले जाने में समस्या आ रही थी, एक जगह से दूसरे राज्य में जाने में टैक्स देना पड़ रहा था। इसीलिए जर्मनी के सभी व्यापारियों ने मिलकर जॉलवेरिन नामक एक संस्था 1834 ईस्वी में बनाई। प्रशा का राजा फ्रेडरिक विलियम, जॉलवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। जॉलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। प्रशा का जो राजा था वो फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी कहने का मतलब या पुरानी सोच का था। पुरानी सोच का होने का मतलब ये किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता था। तो फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी था जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। जर्मनी की जनता ने इसका बहुत पुच्छी ऐठा। बस यह ऐसा शेर था कि जो हिलता पुच्छी सटका के रहता था, यानी नहीं चाहता था। वहां की जनता ने कहा कि हमारा जर्मनी का एकीकरण कीजिए। तो प्रशा कह रहा कि एकीकरण कैसे करें? अगर हम वेस्टफेलिया पर हमला करते हैं, हार गए तो ये भी छीना जाएगा, प्रशा भी हमारे हाथ से चला जाएगा। क्यों मुझ में टेंशन लेने जाऊं? जब तक फ्रेडरिक विलियम रहा तब तक जर्मनी के एकीकरण की बात नहीं सोची।
लेकिन 1861 ईस्वी में फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो जाती है। 1861 ईस्वी में फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो जाती है और पर्सा का नया राजा बनता है इसी का भाई, फ्रेडरिक विलियम का भाई है विलियम प्रथम। फ्रेडरिक विलियम का भाई है विलियम प्रथम और राजा बनता है विलियम प्रथम। जब तक फ्रेडरिक विलियम पर्सा का राजा है तब तक यह एकीकरण की बात नहीं सोचता है, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी है जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता है। विलियम प्रथम ने पहली बार जर्मनी के एकीकरण करने का बात सोचा। यह चाहता था कि जर्मनी एक हो, लेकिन एक कैसे करेंगे? जर्मनी को एक करने में समस्या क्या था? तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे मजबूत देशों का प्रभाव था। जिस तरह इटली पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का प्रभाव था, इसी तरह सेम जर्मनी पर भी ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे मजबूत देशों का प्रभाव था। इटली भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था और पर्सा का राजा फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी था जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। लेकिन जब राजा बनता है विलियम प्रथम, तो विलियम प्रथम अपना प्रधानमंत्री बनाता है बिस्मार्क को। बिस्मार्क भी सफल कूटनीतिज्ञ है। जिस तरह कांट काबुर कूटनीतिज्ञ में माहिर था, उससे भी एक कदम आगे है बिस्मार्क। बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने कहा कि जर्मनी एक करना है। अब जर्मनी को एक करने के लिए जो करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। तो विलियम प्रथम ने कहा कि सबसे पहले हमारी सेना को मजबूत करना पड़ेगा, हमें हथियार और बढ़ाना पड़ेगा। और विलियम प्रथम ने अपनी सेना को मजबूत किया तो यहाँ की जनता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब इसका विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि जर्मनी की स्थिति अच्छी नहीं है। जर्मनी में बेरोजगारी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी हुई है। अब बताइए, घर में खाने को नहीं है और बॉडीगार्ड रखा जाए तो घर वाला क्या अब बोलिएगा घर में बॉडीगार्ड रखना है, जबकि खाने को भी सही से ठिकाना नहीं है। तो वही हाल जर्मनी का है, खाने को पता नहीं है और सेना की संख्या बढ़ता जा रहा है, जहां वहां की जनता इसका विरोध कर रहा है। लेकिन बिस्मार्क कह रहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर देश के लिए कुछ भी किया जाए, देश हित में है तो मैं करूंगा, जनता इसका विरोध करे या ना करे। और बिस्मार्क ने देखते देखते पर्सा की सेना को काफी मजबूत किया और इसने नारा दिया कि जर्मनी का एकीकरण ऐसे नहीं होगा, जितना लोहा है सभी को तैयार रखो और उसको सीधे रक्त से भेंट करवा दो। देख लीजिए कितना खतरनाक स्टेटमेंट दे रहा है। बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाया। पूछेगा जर्मनी के एकीकरण के लिए लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाया। बोला कि जर्मनी का एकीकरण ऐसे बोलने से नहीं होगा, लोहा को रक्त से भेंट करवाओ तब जाके इसका एकीकरण होगा। और 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में इसने अपनी सेना को काफी मजबूत करने के बाद अब यह सोच रहा है कि हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे। जर्मनी का एकीकरण करेंगे। अब यह सोच रहा है कि सबसे पहले किससे युद्ध करें? फ्रांस से युद्ध करें, ऑस्ट्रिया से युद्ध करें या डेनमार्क से युद्ध करें? यह देख रहा है कि फ्रांस भी मजबूत देश है, ऑस्ट्रिया भी मजबूत देश है, सबसे बेहतर रहेगा डेनमार्क से युद्ध करना। तो यह अपनी पूरी सेना तैयारी में है, लेकिन यह डर रहा है। बिस्मार्क भी डर रहा है। क्यों डर रहा है? अगर हार गए तो पर्सा भी छीन लिया जाएगा। तो इसने ऑस्ट्रिया से सहयोग प्राप्त किया। ऑस्ट्रिया को कहा देखिए डेनमार्क हमारे दो क्षेत्रों पर कब्जा करके है, एक क्षेत्र है सेल्सविग और एक क्षेत्र है होल्स्टीन।
एक क्षेत्र है सेल्सविंग और एक क्षेत्र है होल्स्टीन। हम दोनों अगर मिलके लड़ेंगे तो पक्का डेनमार्क हार जाएगा। एक क्षेत्र आप ले लीजिएगा, एक क्षेत्र मुझे दे दीजिएगा। ऑस्ट्रिया का राजा कहा है तो अच्छी बात है, फ्री में एक क्षेत्र और मिल जाएगा। तो बोला ठीक है। 1864 में बिस्मार्क की सेना और ऑस्ट्रिया की सेना युद्ध करने के लिए डेनमार्क में हमला करने वाली ही थी कि डेनमार्क ने दोनों क्षेत्र को खाली करके भाग गया। यानी होल्स्टीन भी खाली कर दिया और सेल्सविंग भी खाली कर दिया। सेल्सविंग में जो जाति के लोग थे वही डेनमार्क में भी वही जाति के लोग थे, जबकि होल्स्टीन में जर्मन वासी ज्यादा थे। सेल्सविंग में और डेनमार्क में जाति सेम था, जबकि होल्स्टीन में जर्मन वासी ज्यादा थे। अब बात तो आ गई, छोड़ के भाग गया। अब सबसे ज्यादा गुस्सा बिस्मार्क को आ रहा है। बुरा बिना मतलब में इसको हमने साथ में ले लिया, अकेले भी युद्ध करते तो जीत जाते। अब एक क्षेत्र इसको देना पड़ेगा। दिक्कत तो ये है कि एक क्षेत्र इसको भी देना पड़ेगा। अब बताइए, सेल्सविंग में डेनमार्क वाले जाति अधिक हैं, जबकि होल्स्टीन में जर्मनी वाले जाति अधिक है। अब फैसला करना है बिस्मार्क को कि हम सेल्सविंग दें कि होल्स्टीन दें। सोचिए कौन सा क्षेत्र ऑस्ट्रिया को देना अच्छा रहेगा। तो ऑस्ट्रिया को देता है होल्स्टीन का क्षेत्र, जबकि बिस्मार्क अपने पास रख लेता है सेल्सविंग का क्षेत्र, क्योंकि होल्स्टीन में इसका अपना आदमी है, इसके देश को मानने वाले हैं, जर्मनी के आदमी है। ये जब चाहेगा तब यहां क्रांति को भड़का देगा, जबकि सेल्सविंग में डेनमार्क का आदमी है, ये चाह के भी कुछ नहीं करेगा। इसीलिए बिस्मार्क ने सेल्सविंग पर अपना कंट्रोल रखा और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार दे दिया। अब ऑस्ट्रिया को कौन सा क्षेत्र मिल गया? होल्स्टीन। ऑस्ट्रिया अपनी पूरी सेना पहले क्षेत्र लेने का एक ही मतलब था, वहां की जितनी संपत्ति है, जितना कोयला है, सोना है, सभी को ढो ढो कर अपने देश से ले जाना है। उद्देश्य सिर्फ एक ही होता था, वहां की जितना संपत्ति है सभी को ढो के अपने देश पहुंचा देना। तो होल्स्टीन क्षेत्र ऑस्ट्रिया अब अपनी सेना के साथ पूरे 1866 आते आते रेडी हो गया, सब सेना से मजबूत हो गया। अब स्टार्ट करना था कि यहां से सामान ढो के ले जाएंगे। अब बिस्मार्क सोच रहा है कि अब तो ये पूरा सेट हो गया, अब तो ले जाएगा। तब यह धीरे धीरे जर्मन राष्ट्रवादी भावना को भड़का रहा है और न्यूज में दे रहा है कि जर्मन के लोग दुनिया के सबसे अच्छी जाति है। जर्मन की जाति दुनिया की सबसे अच्छी जाति है, चाहे वो होल्स्टीन में हो, चाहे वो पर्सा में हो, वो किसी का भी शासन को स्वीकार नहीं करती है। और ये जो सुनना था वहां की जाति को, अब ऑस्ट्रिया की सेना को वो बोल रहा है बिस्मार्क, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रिया बाहर से सेना भेजेगा तो हम इसको होके जाने नहीं देंगे, क्योंकि अपनी सेना को तो यहीं से ना लेके जाएगा, इसको हम जाने ही नहीं देंगे। अब होल्स्टीन की जनता फॉर्म में है, जो ऑस्ट्रिया की सेना है उसको मार रही है, और ऑस्ट्रिया की सेना जब पिटा रही है तो वो खबर भेजती है ऑस्ट्रिया में कि और सेना भेजो। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रिया अपनी सेना को लेके तैयार होता है तो बिस्मार्क कहता है खबरदार, हमारे देश से होकर ऑस्ट्रिया की सेना नहीं जाएगी। यह बोलता है कोई बात नहीं, हम ऊपर से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। बोलेगे अगर हमारा जमीन के ऊपर से उड़ेगा तो हम गिरा के मारेंगे, यानी हमारे क्षेत्र से जाना नहीं चाहिए। ये तो वही वाला बात हो गया, जैसे कोई व्यक्ति को खेत दिया गया बीच में, अब यह रोप के धान इसमें फसल तैयार कर दिया, और जब काटने का बारी आता है तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे खेत से होके नहीं जाओगे, उड़ के भी जाओगे तो खींच के मारेंगे, क्योंकि हमारे जमीन में अगर उड़ के भी जा रहे हो तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सीधा सीधी मतलब है कि लड़ाई करना है। इसका तो अर्थ यही है कि हम बीच में क्षेत्र दे दिए हैं और इसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो यही हाल कुछ किए हुए है कौन? बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन तो दे दिया है पर इसको जाने ही का रास्ता नहीं दे रहा है। ऑस्ट्रिया कहा कि ऐसा बात है तब युद्ध करना पड़ेगा। बिस्मार्क कहा कि हम तो रेडी हैं।
ऑस्ट्रिया कह रहा है कि 1864 में डेनमार्क से लड़ने के लिए हमसे सपोर्ट मांगा था और तुम रेडी है, और 1866 में यही युद्ध होता है, सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध 1866 में स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रिया इसको हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रिया को मालूम चल गया कि जर्मनी की सेना काफी ताकतवर है। एक तुरंत बोलता है ठीक है होल्स्टीन हम आपको वापस कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो मेरी सेना है वो तो वापस उसको आने दीजिए। बिस्मार्क कहता हाँ ये ठीक है, अब अपनी सेना को आप वापस बुला लीजिए। और सेल्सविंग होल्स्टीन पर किसका अधिकार हो गया? पर्सा का। अब ये जर्मनी इतना बड़ा हो गया। 1866 का सेडोवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अभी जर्मनी एक नहीं हुआ है, तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ था। बताइए विलियम प्रथम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? बिस्मार्क को। और बिस्मार्क ने अपने कूटनीतिज्ञ से दो क्षेत्र को मिलाकर एक कर दिया। अब कहानी का प्रसंग थोड़ा और आगे बढ़ता है। यहां पर एक देश है स्पेन। स्पेन में दिक्कत क्या है कि जो जर्मनी का ही शासक है उसी का परिवार यहां राजा बनता है। स्पेन में उसी का परिवार राजा बनता है। अब स्पेन का राजा महारानी इसाबेल की मृत्यु के बाद नए राजा की नियुक्ति होना था, लेकिन फ्रांस नहीं चाह रहा है कि स्पेन में जर्मन फ्रेडरिक विलियम का परिवार राजा बने, क्योंकि इधर भी फ्रेडरिक विलियम का परिवार है, इधर भी फ्रेडरिक विलियम का परिवार है, बीच में दोनों तरफ से मारेगा तो हम तो ऐसे ही हार जाएंगे। तो फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय नहीं चाह रहा है कि स्पेन में फ्रेडरिक विलियम के परिवार का राजा बने, तो यह अपना राजदूत भेजता है और लिखित में मांगता है कि आप लिखित में दीजिए कि स्पेन में फ्रेडरिक विलियम के वंश का कोई राजा नहीं बनता है। बिस्मार्क मना कर रहा था कि लिखित नहीं दीजिए, लेकिन फ्रेडरिक विलियम कहता है कितना युद्ध करें, अभी तो डेनमार्क से युद्ध किए हैं, अभी ऑस्ट्रिया से युद्ध किए हैं, क्या फ्रांस से भी युद्ध करें? यह लिखित दे देता है और कहता है कि जाओ प्रजा को बता दो कि स्पेन में जर्मनी फ्रेडरिक विलियम के परिवार का राजा नहीं बनेगा। बिस्मार्क जाता है और कहता है कि फ्रांस ने जबरदस्ती धमका के फ्रेडरिक विलियम से हस्ताक्षर करवाया है। लीजिए ये मामले को पूरे ही उलट दिया। फ्रेडरिक विलियम अपने मन से साइन किया था, जबकि बिस्मार्क ने क्या कहा कि जबरदस्ती धमका के फ्रांस ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम से साइन करवाया है। यह सुनना था कि पूरे जर्मनी जो है वहां का राजा अब इसको चिट्ठी भेज रहा है कि युद्ध कीजिए फ्रांस से, हम आपके साथ हैं। फ्रैंकफर्ट से चिट्ठी आ रहा है कि युद्ध कीजिए, इसका इतना पावर कि धमका के सैन ले लेगा। वेस्टफेलिया का राजा बोल रहा है कि हम सब एक हैं। बावेरिया का राजा बोल रहा है कि हम सब एक हैं। अब देखते देखते 1870 ईस्वी में युद्ध की स्थिति, अब स्पेन में लिख के दिया था कि फ्रेडरिक विलियम का परिवार का राजा नहीं बनेगा, बिस्मार्क कह रहा है कि राजा बनेगा। लीजिए अब ये जबरदस्त, ये फ्रांस बोला कि आपने लिख के दिया है, हम वो सब नहीं मानते हैं, वो सब आपने जबरदस्ती करवाया है। तो बोला कि ठीक है युद्ध करना पड़ेगा। अब 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ और 1870 में सेडोन का युद्ध होता है। अब यह युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हो रहा है, सेडोन का युद्ध। अब यह युद्ध में फ्रांस हार जाता है। दुनिया का सबसे मजबूत देश पहली बार सेडोन के युद्ध में हार जाता है और 1871 में जर्मनी का एक क्षेत्र है फ्रैंकफर्ट, और यही एक संधि होती है, और फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा यूरोप में एक शक्ति का अंत और दूसरे शक्ति का उदय होता है। फ्रांस की शक्ति खत्म हो गई, अब नए शक्ति का उदय होता है। जब यह जीतता है अब फ्रांस का भी क्षेत्र छीन लेता है।
फ्रांस का क्षेत्र छीन लेता है। अब भविष्य में तो जब फ्रांस का क्षेत्र छीन ले तो लड़ाई की संभावना बनी रहेगी, तो जर्मन ऑस्ट्रिया से भी दोस्ती कर लेता है। ऑस्ट्रिया और इटली तीनों मिलाकर एक धुरी राष्ट्र बनता है। अब यही कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का, यानी इसी में प्रथम विश्व युद्ध का बीज रोपा गया था। किस युद्ध में? सेडॉन के युद्ध में। चलिए, तो हम लोगों ने देखा जर्मनी का एकीकरण। आज के लिए इतना ही। एक क्लास और है जिसमें यूनानी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। बाय।